दिशा अपनी सास गीता और पति अर्जुन के साथ एक छोटे से चोल में रहा करती थी। दिशा और उसका ससुराल काफी गरीब था। दिशा का पति जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके घर चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ अर्जुन जी, आज आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ अर्जुन, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तू हमें अपनी परेशानी तो बता, क्या पता हम कोई मदद कर दें तेरी। अपनी माँ और बीबी की बातें सुनकर अर्जुन अब खुद को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और रोने लगता है। माँ, दिशा, मुझे माफ कर दो। मैं आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक पति और बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी और माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सके, और मैं आप दोनों को सही से खाने को भी नहीं दे पा रहा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं अर्जुन जी, और आप रो क्यों रहे? हमें बताइए क्या हुआ। माँ, दिशा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं कल से फैक्ट्री काम करने नहीं जाऊंगा। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं जिस इज्जत के लिए मरता था, मेरी इज्जत को वहाँ के कुछ लोगों ने तार तार कर दिया। नहीं अर्जुन बेटा, ऐसे हिम्मत मत हारो। फैक्ट्रियों में तो आए दिन ऐसी हरकतें रोज होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। तेरे अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तू नहीं रहेगा तो हम किसके सहारे जिएंगे? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है अर्जुन जी, एक नौकरी ही तो थी, दूसरी मिल जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए ना, हम आपके साथ हैं। इस तरह से दिशा और गीता अर्जुन का पूरा साथ देती हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अर्जुन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। आज भी कहीं काम नहीं मिला। आज का दिन भी इसी तरह से निकल गया। समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस घर को कैसे संभालूंगा। अर्जुन जी हिम्मत मत हारिए, मैं हूँ आपके साथ। कल से आप और मैं दोनों काम ढूंढेंगे। क्या पता हम दोनों में से किसी एक को नौकरी मिल जाए, और अगर हम दोनों को नौकरी मिल गई तो कितना अच्छा रहेगा। हम मिलकर काम करेंगे। हाँ अर्जुन बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। तू इसे भी काम करने की इजाजत दे दे। अर्जुन गीता को काम करने की इजाजत दे देता है और अगले दिन दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं। भाई साहब, मुझे घर के सारे काम करने आते हैं। अगर मेरे लायक कोई काम है तो प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। माफ करना बहन, हमारे घर में पहले से ही दो नौकर हैं। अब हमें किसी भी नौकर की जरूरत नहीं है। अब दिशा इसी तरह से पूरे दिन काम ढूंढती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। आखिरकार अब दिशा एक सरकारी शौचालय के बाहर जाती है। एक आदमी बात कर रहा होता है। इतने मुश्किल से एक शौचालय साफ करने वाली मिली थी, पर तुम लोगों की वजह से वो भी चली गई। अब बताओ, क्या शौचालय इसी तरह से गंदा रहेगा? कहाँ से लाऊं मैं दूसरी शौचालय साफ करने वाली? भाई साहब, मुझे रख लीजिए काम पर। मैं शौचालय साफ कर दिया करूंगी और बदले में आप मुझे तनख्वाह दे दिया कीजिए। मुझे अभी नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इस तरह से दिशा को शौचालय साफ करने का काम मिल जाता है, पर अर्जुन को अभी कोई काम नहीं मिलता और वो अब भी इसी बात से परेशान रहता है। शाम को जब दिशा घर जाती है तो अर्जुन को परेशान देखकर उससे कहती है, अर्जुन जी परेशान मत होइए, मुझे काम मिल चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन तुझे काम कौन सा मिला है? माँ जी, मुझे सुलभ शौचालय साफ करने का काम मिला है। माँ जी, जब तक अर्जुन जी को नौकरी नहीं लग जाती, बस तभी तक मैं ये काम करूँगी। जैसे ही अर्जुन जी की नौकरी लग जाएगी, मैं कोई दूसरा काम देख लूंगी। नहीं दिशा, तुम शौचालय साफ करने का काम नहीं करोगी। अर्जुन जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अभी हमें काम की बहुत जरूरत है। माँ जी, अर्जुन जी को समझाइए ना। बेटा बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे कुछ ही दिन की तो बात है बस। गीता के समझाने पर अर्जुन मान जाता है। अब दिशा शौचालय साफ करके ही अपने घर को चलाती है, पर इस काम में उसको जरा भी इज्जत नहीं मिलती, पर फिर भी दिशा इस काम को करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैसे ही दिशा शौचालय साफ करके बाहर निकलती है, कुछ औरतें आकर शौचालय गंदा कर देती है। ये देखकर दिशा से रहा नहीं जाता और वो उस औरत से बोलती है, बहन, मैंने अभी शौचालय साफ किया और आप लोगों ने इतना जल्दी गंदा कर दिया। आप लोग अच्छे घर की लग रही हैं, फिर भी इस तरह की हरकतें। बहन, आप लोगों को ये चीजें शोभा नहीं देती, और वैसे भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास की चीजों को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। तो अब तुम गरीब शौचालय साफ करने वाली हमें बताएगी कि शौचालय का इस्तेमाल कैसे करना है? सुन, शौचालय साफ करने वाली, तेरा काम है गंदगी साफ करना, इसीलिए तुझे यहाँ रखा है। इसीलिए चुपचाप से अपना काम कर, वरना मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगी और फिर तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझी? उन औरतों की बातें सुनकर दिशा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से एक बार फिर शौचालय साफ करने लगती है, पर ये सब कुछ शौचालय का मालिक देख लेता है और वो
उन औरतों को रोककर उनसे बोलता है, बड़े घर की औरतें हो, फिर भी सफाई नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। और एक बात तुमने बिल्कुल सही कही, इन लोगों का काम है गंदगी को साफ करना, और इन्हीं की वजह से तुम जैसे लोग सफाई में रहते हो, वरना तुम्हारा काम तो सिर्फ गंदगी फैलाना है। अगर इन जैसे लोग सफाई न करें तो तुम गंदगी में ही रहो। हेलो मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह की बात करने की? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और एक बात, ऐसी ना जाने कितनी औरतें मेरे घर में साफ सफाई का काम करती हैं, वो भी सिर्फ शौचालय। हमारी वजह से ये गरीब लोग अपना पेट भर पाते हैं। अगर हम न रहें तो ये गरीब तो भूखे ही मर जाएं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है मैडम। हम अमीरों की वजह से गरीब नहीं, बल्कि इन गरीबों की वजह से हम अमीर हैं, और इन गरीबों की वजह से ही हम साफ सुथरी जगह पर बैठ पाते हैं और अच्छे से खा पाते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो सिर्फ 2 दिन अपने नौकरों की छुट्टी कर देना, फिर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी गंदगी में रहने वाली इंसान हो, और इन्हीं की वजह से सफाई में रह पाती हो और बीमारियों से बच पाती हो। उस आदमी की बातें सुनकर उस औरत का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ देखकर दिशा को बहुत अच्छा लगता है और पहली बार उसे अपने काम पर गर्व महसूस होता है। साहब, आज मैं आपको अपने दिल की बात कहती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं गंदा काम कर रही हूँ, क्योंकि इस काम में मुझे आज तक इज्जत नहीं मिली। पर आज आपकी बात सुनकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैं सबसे अच्छा काम कर रही हूँ। बहन, जिस काम से हमारा पेट भरे वो काम भला छोटा कैसे हो सकता है? और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारी वजह से हम जैसे लोग सफाई में रह पा रहे हैं, इसलिए अपने काम को गंदा मत समझना। इस तरह से दिशा को बहुत अच्छा लगता है। अब दिशा सुलभ शौचालय के साथ साथ अमीर लोगों के घरों में भी शौचालय साफ करने का काम शुरू कर देती है। इस तरह से दिशा की आमदनी भी अच्छी हो जाती है और दिशा को भी अपने काम पर गर्व महसूस होता है। चुड़ैल और भूतिया कुत्ता। एक बार की बात है, सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सभी गांव वाले रात को चैन से सो रहे होते हैं। तभी आशु नाम के एक व्यक्ति को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। जब वो पानी पी रहा होता है तो उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की के बाहर देखता है एक चुड़ैल और भूतिया कुत्ता एक औरत को मार कर उसकी लाश खा रहे होते हैं। ये देखकर आशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले उठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, माँ, मैंने अभी बाहर एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता देखा जो मीना काकी की लाश को खा रहे थे। क्या? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपने गांव में? तू ये क्या बोल रहा है बेटा? लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया है। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लीजिए। इसके बाद आशु अपनी माँ के साथ बाहर जाता है। वहाँ उसकी माँ मीना की लाश को देखती है। मीना की लाश को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि किसी जानवर ने उसकी लाश को नोच कर खाया हो। ये देखकर आशु की माँ को अपने बेटे की बात पर विश्वास हो जाता है और वो डरते हुए अपने बेटे से बोलती है, बेटा, कल सुबह होते ही हमें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। अगर हम ये बात छुपाएंगे तो शायद कल वो चुड़ैल हमारी भी किसी तरह से जान ले लेगी और अभी हमें घर में चलना चाहिए। क्या पता वो चुड़ैल और उसका भूतिया कुत्ता अभी भी यहीं कहीं होगा। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और अगले दिन गांव वाले मीना की लाश देखकर उसकी मृत्यु पर शोक जताते हैं। वहीं आशु और उसकी माँ सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताती है। चुड़ैल के बारे में सुनने के बाद गांव के लोग बोलते हैं, क्या हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आखिर हम गांव वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर हमारे गांव में आ गई है? आज उसने मीना को मार डाला, कल को वो मुझे और तुम्हें भी मार सकती है। हम कैसे इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाएं? भाइयों, कुछ सोचो। तुम सही बोल रहे हो बेटा। अब हम सबको मिलकर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम सबको रात में अपने घर के अंदर ही छुप कर रहना चाहिए ताकि वो चुड़ैल हम लोगों को पकड़ ना सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम हो जाती है। रात होते ही सभी गांव वाले अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं।
रात के 2 बज रहे होते हैं और अब आधी रात को वो चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के अंदर आती है और वो देखती है कि गांव के सभी लोग आज अपने अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। आज एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो अपने घर के बाहर या आंगन में हो। ये देखकर चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते से बोलती है, ये क्या, आज सारे गांव वाले अपने घरों के अंदर हैं। लगता है इन गांव वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। इन्हें क्या लगता है कि ये अपने घर में छुप कर बैठ जाएंगे तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम इन्हें इनके घर के अंदर से बुलाकर मारेंगे और अगर फिर भी ये अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो इनके घर में घुस कर इनको मारेंगे। हाँ मेरे शेर, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं अपना वेश बदल के लोगों के घर का दरवाजा खटखटाऊं और उनसे मदद की भीख मांगूं, और जब मैं ऐसा करूंगी तो कोई न कोई जरूर बाहर आ जाएगा मेरी मदद करने को, और जब वो बाहर निकलेगा तब हम अपना शिकार कर लेंगे, है ना। अब चुड़ैल ऐसा ही करती है, परंतु इस बात से बेखबर चुड़ैल की सभी गांव वाले उसको देख रहे हैं। वो चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और वो राजू के घर की ओर जाती है। चुड़ैल राजू के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटती है और बोलती है, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। प्लीज दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो। चुड़ैल की आवाज सुनकर राजू अपने घर में बैठा खुद से बोलता है, इस चुड़ैल को मैं ही मिला था क्या जो ये मेरे घर का दरवाजा पीट रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि ये दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अंदर घुस जाए। हे प्रभु, मेरी मदद करो। काफी देर तक चुड़ैल राजू के घर का दरवाजा पीटती रहती है पर राजू बाहर नहीं आता, जिसके बाद चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के वहाँ से जाते ही राजू दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ फिर से वहाँ आ जाती है और राजू को मार डालती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वही चुड़ैल राजू को मारकर अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव से चली जाती है। अगली सुबह फिर से सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम सबको इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। तुम सही बोल रही हो बहन। इस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते से हमारी एक ही इंसान जान बचा सकता है और वो है पहाड़ी वाले कालू बाबा। हम सबको कालू बाबा के पास जाना चाहिए। इतना बोलकर वो सभी औरतें कालू बाबा के पास मदद मांगने के लिए जाती हैं और कालू बाबा उन सभी गांव वालों की मदद के लिए मान जाते हैं। रात को कालू बाबा गांव वालों के गांव में जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर उस गांव में आती है। कालू बाबा उस चुड़ैल का सामना करते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल बोलती है, बाबा तू यहाँ से चला जा, तू इस गांव का नहीं है। तूने मेरे या मेरे कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए हम दोनों तेरी जान नहीं लेना चाहते। पर फिर भी अगर तू मेरे और इस गांव वालों के बीच में आएगा तो मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगी। अगर मुझे मार कर तेरा बदला पूरा हो जाता है तो तू मुझे मार देना, और उससे पहले तू मुझे ये बता, इन गांव वालों ने तेरा और तेरे कुत्ते का आखिर क्या बिगाड़ा है जो तू सभी गांव वालों की जान लेना चाहती है। मेरी मौत इन गांव वालों की वजह से हुई है बाबा। मैं मेरे शेरू के साथ अकेले रहा करती थी। मैं मुन्नी हूँ, इस गांव की रहने वाली, जिन पर इन्होंने लांछन लगाया था। बाबा मैं अपने शेरू के साथ अकेले रहा करती थी। एक दिन गांव में चोरी हुई। इत्तेफाक से उस समय मैं अपने कुत्ते की दवाई लेकर घर जा रही थी। रास्ते में एक चोर मेरे हाथों में पोटली थमा गया। मैं उस पोटली को लेकर सरपंच के पास जाने ही वाली थी। उससे पहले गांव के लोगों ने उस पोटली को मेरे हाथों में देख लिया और मुझे चोर ठहरा दिया। इसके बाद इन लोगों ने बिना मेरी बात सुने मुझे पत्थरों से मारा, जिससे मेरी और मेरे शेरू की मृत्यु हो गई। बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी मौत का बदला इन गांव वालों से लूंगी। मीनू हमें माफ कर दे, हमें लगा वो चोरी तूने ही करी है। वो पैसे हम सभी गांव वालों की जमा पूंजी थी। हमने तेरी बात नहीं सुनी और जब उस चोर ने हमें ये कहा कि ये चोरी तूने की है और तेरे पास पोटली मिली तो हम सभी गांव वालों को लगा कि तू ही चोर है। हमें हमारी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। हाँ हम मानते हैं हमारी वजह से तेरी जान गई, पर उसका बदला इस तरह से मत ले। पूरे गांव को वीरान मत कर। मुन्ने तुम एक समझदार लड़की हो। गांव वालों से गलती हुई है और तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं ये सब। तुम इन्हें माफ कर दो। नहीं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी।
आज इनकी वजह से मैं इंसान से एक चुड़ैल बन गई हूँ और मेरा शेरू एक कुत्ते से भूतिया कुत्ता। इतना बोलकर भूतिया कुत्ता और वो चुड़ैल गांव वालों पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी बाबा को अपना भभूत चुड़ैल और कुत्ते के ऊपर फेंकना पड़ता है। बाबा जैसे ही अपना भभूत चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उन दोनों के शरीर में आग लग जाती है और वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते के खौफ से आजाद हो जाते हैं। जादुई विशाल मुर्गी चुड़ैल। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीता नाम की औरत अपने हाथों में एक छोटी सी मुर्गी लेकर आती है और सभी गांव वालों से बोलती है, अरे गांव वालों, देखो, ये देखो, ऋषि मुनि ने मुझे आशीर्वाद के रूप में क्या दिया है। सीता की आवाज सुनकर एक एक करके सभी गांव वाले सीता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक औरत सीता से बोलती है, अरे ये क्या सीता बहन, जो इतनी रात को सभी गांव वालों को उठाकर यहाँ जमा कर रही हो? आखिर ऐसा भी कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? कुछ ऐसा ही समझ लो बहन। अब कुछ देर में सभी गांव वाले उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सीता सभी को अपनी मुर्गी दिखाती है और बोलती है, ये मुर्गी देख रहे हो आप लोग? हाँ सीता बहन, हम देख रहे हैं, पर बात क्या है बताओ? बहुत रात हो रही है, हम सबको सोने जाना है, बहुत नींद आ रही है। अरे इस मुर्गी का सच जब पता चलेगा तो तुम सबकी चुटकियों में नींद उड़ जाएगी। अरे गांव वालों, ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये एक जादुई मुर्गी है, हाँ, जो समय गुजरने के साथ साथ बड़ी होती जाएगी, साथ ही हम सभी गांव वालों का भला भी करेगी। क्या सच में? पर ये जादुई मुर्गी आखिर तुम्हें कहाँ से मिली? और अगर ये मुर्गी... उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विशाल रूप ले लेती है। उसके विशाल रूप लेते ही गांव के पेड़ पौधे के ऊपर बिजली टूटकर गिरने लगती है, जोर जोर से वर्षा होने लगती है, पशु पक्षी अपने आप तड़पने लगते हैं, चांद गायब हो जाता है। जिसके बाद चुड़ैल बूढ़े व्यक्ति से बोलती है, बुढ़े, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही कर, नहीं तो मैं तेरे साथ इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। तुम जैसा बोलोगी हम सब गांव वाले वैसा ही करेंगे। अब मुर्गी फिर से पहले जैसी छोटी हो जाती है और सीता मुर्गी को अपने घर में ले जाती है, जहाँ सीता मुर्गी से बोलती है, ये तुमने सही नहीं किया चुड़ैल रानी, तुम्हें गांव वालों को सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि ये गांव अब शापित हो चुका है और आने वाली पूर्णिमा की रात को ये गांव बंजर हो जाएगा। तुम यहाँ हम गांव वालों को बचाने के लिए आई हो, उस अघोरी बाबा से जिसने तुम्हें मारकर इस मुर्गी में कैद कर लिया है, और अब वो हमारे गांव वालों को मारने के लिए आ रहा है ताकि वो शक्तिशाली बन सके। सीता, मैं ये सच गांव वालों को नहीं बता सकती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। पर अब सभी गांव वाले तुमसे डरेंगे, तुमसे नफरत करेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। मुझे ये सब मंजूर है, पर मैं इस गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं एक जादूगरनी थी, मेरा काम ही था लोगों का भला करना। ये काम मैं मरने के बाद भी पूरा तो करूंगी ही करूंगी। और तुम्हें पता है, अगर मैं इस गांव वालों को बचा लेती हूँ तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उस अघोरी को उसके किए की सजा। इसीलिए मैं इन गांव वालों की दुश्मनी, नफरत सब सहने को तैयार हूँ। बस तुम मेरा साथ देती रहना सीता। जिसके बाद सीता चुड़ैल को कच्चा मांस खाने के लिए देती है और वो भी जाकर सो जाती है। अगली सुबह होते ही सभी गांव वालों की समस्या खत्म हो जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं, परंतु जब विशाल जादुई मुर्गी को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब सभी गांव वाले जादुई विशाल मुर्गी से डरना बंद कर देते हैं और उसके साथ घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी गांव वाले मुर्गी के साथ
बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जोरों से आंधी और तूफान चलने लगते हैं, जिसमें कुछ इंसान हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वो अघोरी इस गांव में गांव वालों की जान लेने के लिए आ गया है। जिसके बाद जादुई विशाल चुड़ैल मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है और अघोरी का सामना करती है। तो तू आखिर इस गांव में आ गया अघोरी, मुझे तेरा ही इंतजार था। आज होगी हम दोनों में बराबर की टक्कर। अब तू पिछली बार की तरह मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ पूरा गांव है और मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुझे पहले भी मारा था जादूगरनी, और एक बार मैं फिर तुझे मारूंगा, जिसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा घोरी। जादुई मुर्गी अपने जादू से एक पक्का मकान बना देती है और सीता से बोलती है, सीता तुम सभी गांव वालों को उस घर में ले जाओ और याद रखना कोई भी उस घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब तक तुम गांव वाले उस घर में रहोगे तुम लोग सेफ रहोगे। पर हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मुर्गी। तुम मेरी चिंता मत करो, आज मैं इस अघोरी को खत्म कर दूंगी और खुद भी मुक्ति पालूंगी। चुड़ैल के कहते ही सीता सभी गांव वालों को लेकर उस घर में चली जाती है। जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से काफी देर तक लड़ती रहती है और अघोरी को आखिरकार खत्म कर देती है। अघोरी के खत्म होते हुए जादुई विशाल मुर्गी चुड़ैल के जाने का समय हो जाता है, परंतु चुड़ैल जाने से पहले सभी गांव वालों से मिलती है और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद गांव वाले उस चुड़ैल को खूब याद करते हैं और उसकी याद में एक विशाल मुर्गी का स्टैच्यू अपने गांव में बनवाते हैं।